बेशुमार हैं जो परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन उसके बावजूद बता दूं कि कश्मीर नामा, कश्मीर और कश्मीरी पंडित, इनकी 2 किताबें ऐसी रही है जो काफ़ी लोगों ने सराहा, काफ़ी लोगों ने पढ़ा, सीखा। और उसके बाद में अभी उसने गांधी को क्यों मारा, वो किताब आई है और उसके बाद हमारे सवाल भी इनसे कई सारे हैं। और इसी किताब पर उसने गांधी को क्यों मारा, अशोक कुमार पांडे जी की किताब, उस पर आज हम बातचीत करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं और हमारे लेखक तो हमारे साथ हैं ही। तो एक बार फिर से स्वागत इनका। सीधे मैं ये शुरू करूँगी सर, बिना भूमिका बांधे हुए सीधा ये हम शुरू करेंगे यहाँ पर कि अभी जो परिस्थितियाँ हैं, विकट परिस्थितियों से देश गुजर रहा है, वो इस तरह है कि हमारे जो आज़ादी को लेकर ऐतिहासिक नायक रहे हैं, आज़ादी को लेकर, आज़ादी का इतिहास कोई बहुत पुराना नहीं हो गया हमारा, 100 साल भी नहीं हुए हैं उसको। उन 100 सालों में जो आज़ादी के लिए जो परवान पर थी लड़ाई, वो भी आ जाती है और उसके बाद में आज़ादी भी आ जाती है। और आज इतना इतिहास कोई बहुत पुराना नहीं हो गया है, उसके बावजूद भी जो हमारे ऐतिहासिक महानायक रहे हैं, सबसे पहले महात्मा गांधी की अगर हम बात करें तो आज के समय में उनको फिर से रिडिफाइन करना पड़ रहा है, कई सारे लेखक करें। और अशोक कुमार पांडे जी ने इन विकट परिस्थितियों को पकड़ा और तुरंत यहाँ पर एक किताब आई है जो जिसे पढ़कर आप आसानी से अपने कई सवालों के जवाब पा सकते हैं। तो मेरा सर से सबसे पहला यही सवाल है कि सर, जरूरत क्यों पड़ी ऐतिहासिक नायक को यहाँ पर डिफाइन करने की, जबकि उनका इतिहास इतना कोई पुराना नहीं है? इसका जो जवाब है वो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, 4-5 मिनट लग सकते हैं मुझे। देखिए, जो हिंदुस्तान बना है, जिस हिंदुस्तान में हम रहते हैं, जाहिर तौर पे वो हज़ारों बरस की जो हमारी संस्कृति है उसमें बना है। लेकिन जो आधुनिक भारत है, जो हमारा संविधान है, जो हमारे सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक मूल्य हैं, अगर उनके निर्माण का आप इतिहास देखेंगे, जिसको हम अगर एक अच्छे से फ्रेज में यूज़ करना चाहें तो आइडिया ऑफ इंडिया जो डेवलप हुआ है, भारत एक विचार के रूप में जो विकसित हुआ है आधुनिक समय में, वो सारा का सारा विकास अगर आप देखेंगे तो 1857 से लेके और 1947 के बीच में जिस तरह की हमारी आज़ादी की लड़ाई, या बल्कि आज़ादी से भी बेहतर मैं हमेशा इस्तेमाल करना चाहता हूं कि उपनिवेशवाद से मुक्ति की जो हमारी लड़ाई चली है, उसमें वो विकसित हुआ। अब ये कैसे हुआ कि उपनिवेशवाद से मुक्ति या आज़ादी तो एक लक्ष्य था, लेकिन उस आज़ादी के बाद किस तरह का हिंदुस्तान बनेगा, उसकी क्या नीतियां होंगी, उसमें क्या पॉलिटिकल वैल्यूज, राजनीतिक मूल्य उसके क्या होंगे, ये सारा कुछ भी एक महत्वपूर्ण सवाल रहा। और इन सवालों के अलग अलग उत्तर अलग अलग हमारे राजनीतिक नेताओं के पास रहे या राजनीतिक धाराओं के पास रहे। एक धारा मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा की थी, जो चाहते थे कि आजादी के बाद धर्म आधारित थियोक्रेटिक सोसाइटी बने और ऐसा एक निजाम बने, ऐसी एक व्यवस्था बने जो पूरी तरह से एक पक्ष चाहता कि इस्लाम के दायरे में चले, दूसरा पक्ष चाहता था कि हिंदुत्व के दायरे में चले। वामपंथी थे जो क्रांति के सहारे एक अलग तरह के हिंदुस्तान का निर्माण करना चाहते थे, और एक धारा थी जिसको मैं सिर्फ कांग्रेस की धारा नहीं कहता हूं, बल्कि एक लिबरल जो धारा थी, जो उदारवादी धारा थी, कांग्रेस के अंदर भी और कई बार कांग्रेस के बाहर भी, वो एक ऐसे आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करना चाहती थी जिसके 2 मूल्य बड़े महत्वपूर्ण थे। आप लोगों ने अभी जब बात चल रही थी स्त्री विमर्श पे तो सफरेज मूवमेंट के बारे में पढ़ा, उसको अगर एक लाइन में कहना चाहे तो क्या कह सकते हैं कि सबको मत का अधिकार, वोट देने का अधिकार, यानी हर आदमी को, चाहे उसका जेंडर जो हो, चाहे उसकी जाति जो हो, चाहे उसका धर्म जो हो, चाहे उसकी क्षेत्रीय स्थिति जो हो, उसको समान अधिकार है अपना रिप्रेजेंटेटिव, अपनी सरकार चुनने का। तो इस तरह की एक लोकतांत्रिक व्यवस्था जिसमें पहली चीज तो ये हो कि धर्म, जाति, जेंडर, क्षेत्रीयता के आधार पर उसके राजनीतिक, सामाजिक जो अधिकार हैं वो तय ना हो, सबको एक जैसे अधिकार मिले। दूसरी चीज, सेकुलर देश। सेकुलर का मतलब कि सभी धर्मों को अपने तरीके से रहने का। सेकुलर में भी 2 तरह की नीतियां होती हैं, एक आप जानते हैं वामपंथी जिसकी वकालत करते हैं धर्महीन समाज की, और एक गांधी जिसकी बात करते थे, या जो हमारी लिबरल धारा थी वो बात करती थी सर्वधर्म संभाव की, यानी सभी धर्मों के लोग रहें, अपनी अपनी प्रैक्टिसेस करें, लेकिन धर्म ज्यादा से ज्यादा घर के भीतर की चीज हो, पॉलिटिक्स के अंदर की चीज ना हो। सेकुलरिज्म, जातिवाद का विरोध, और
समाजवाद का इस रूप में, उस रूप में तो नहीं, इस रूप में वामपंथी चाहते थे, लेकिन समाजवाद का इस रूप में कि हमारी नीतियां ऐसी बने कि समाज का जो निचला तबका है, जो पिछड़ा तबका है, वहां तक हमारी आर्थिक नीतियों का लाभ पहुंच सके। एक ये धारा थी जो थी। आजादी की लड़ाई जैसी हुई हम सब जानते हैं, वो बहुत लंबा इतिहास है, और अंततः जो हुआ वो भी हम जानते हैं कि हमारा देश दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से 2 हिस्सों में बटा। पाकिस्तान जो बना वो मुस्लिम लीग की जीत थी, लेकिन जो हिंदुस्तान बना वो हिंदुस्तान, यही जो मैं जिस धारा की बात कर रहा था, सेकुलर डेमोक्रेटिक लिबरल धारा, इस धारा के तहत वो हिंदुस्तान बना और हिंदुस्तान में वो आइडिया ऑफ इंडिया लागू हुआ। अब जबकि हम देख रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं था कि जो दूसरा विचार था, जो कट्टर आइडियोलॉजी के विचार थे, वो खत्म हो गए थे, क्योंकि डेमोक्रेसी थी तो वो भी अपने तरीके से फंक्शन कर रहे थे। और अब जब हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो आइडिया ऑफ इंडिया है वो कमजोर पड़ा है, कहीं ना कहीं सर्वसत्तावादी जो दृष्टिकोण है, जो धार्मिक कट्टरपंथ का दृष्टिकोण है, वो मजबूत हो रहा है, तो जब मैं राजनेताओं को याद करता हूं तो वो गांधी की भक्ति या नेहरू की भक्ति, मुझे क्या करना है गांधी की भक्ति, नेहरू की भक्ति करके, वो तो देखने भी नहीं आ रहे हैं, और उनके नाम पे जो राजनीति कर रहे हैं उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं गांधी की भक्ति करता हूं या नेहरू, मैं मतलब कोई भी। तो आज जब गांधी या नेहरू या सुभाष चंद्र बोस या सरदार पटेल या उस पूरी धारा की बात होती है, तो दरअसल उसी आइडिया ऑफ इंडिया के पक्ष में बात होती है, जिस आइडिया ऑफ इंडिया को लगातार नुकसान पहुंचाया जा रहा है। तो वो रीडिफाइन करने का मेरा मामला, आइडिया ऑफ इंडिया को लोगों के मन में, लोगों के दिमाग में और लोगों के नरेशन में, जो नेशनल नरेशन है हमारा, उसमें रिकिंडल करने का मामला ज्यादा है, रिविजिट करने का मामला कम। इस पूरी किताब को आपने जिस तरह से लिखा है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं दिखाई देता है कि आप युवाओं को संबोधित कर रहे हैं। हालांकि एग्जैक्टली संबोधित नहीं, एक सटायर के तौर पर बैक में दिखाई देता है कि आप, तो क्या कुछ आपका आइडिया रहा या क्या कुछ विचार रहे युवाओं को लेकर, क्योंकि हम देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर एक लोकतांत्रिक देश में हत्यारों का महिमा मंडल जिस तरह से शुरू हुआ है, उसके बाद युवा किस ओर जा रहे हैं, तो किस तरह का विचार रहा युवाओं के लिए, और ये किताब जो है क्या उन युवाओं के लिए ही है? हिंदी में कुछ क्लीशे चलते हैं, 30 साल से तो मैं देख रहा हूं, उससे पहले से भी चलते होंगे। पहला क्लीशे जिसका अभी इस बहस में हम लोगों नजदीक देख रहा, सड़क पे उतर के काम करना। दूसरा क्लीशे युवाओं के लिए काम करना। युवाओं के लिए अलग से क्या होता है? मैं कोई साक्षर अभियान चला रहा हूं कि युवाओं को साक्षर करने के लिए कह रहा हूं, या आप ये कहना चाहते हैं कि जो सीनियर्स हैं, मतलब मुझे तो युवा नहीं मानती ना अब, तो मेरी उम्र या मुझसे अधिक के जो लोग हैं वो सब मैच्योर लोग हैं, वो सब पॉलिटिकली बड़े आइडिया ऑफ इंडिया को मानने वाले सेकुलर डेमोक्रेटिक लोग हैं, और युवा जो है वो भ्रमित हो रहे हैं। ऐसा कुछ होता नहीं है। बहुत सारे लोग 70 साल की उम्र में बच्चे बने रहते हैं। भगत सिंह 23 साल की उम्र में फांसी पे चढ़ जाते हैं उतने सारे लेख लिखने के बाद। तो किताब जब लेखक, कोई भी लेखक लिख रहा होता है, मेरा अपना मानना है, तो अगर वो प्रौढ़ शिक्षा के लिए नहीं लिख रहा है या बच्चों के एजुकेशन के लिए नहीं लिख रहा, तो उसके दिमाग में ये कहीं नहीं होता है कि ये युवा के लिए लिखनी है, या वृद्ध के लिए लिखनी है, या मैच्योर के लिए लिखनी है। लेखक लिखते हुए लिखता है, जिसको क्लिक कर जाए वो पढ़ता है। और मुझे लगता है कि मैं इस मामले में थोड़ा लकी जरूर हूं कि युवा पाठक मुझे काफी मिले हैं। उसकी वजह एक ये हो सकती है कि 90 में जिस तरह की नीति बनी, 90 में जिस तरह का ग्लोबलाइजेशन आया और नीति बनी, और इतिहास, सोशल साइंसेस, इन सारी चीजों को स्कूलों से लेके कॉलेजेस तक पूरी तरह से बाहर कर दिया गया। एक मध्यवर्गीय घर में क्या होता है, 12वीं तक बच्चे से कहा जाता है हिंदी पे ज्यादा टाइम मत दो, सोशल साइंस पे ज्यादा टाइम मत दो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ो। उसके बाद उसका इंजीनियरिंग या मेडिकल में अगर एडमिशन हो गया तो फिर जिंदगी में कभी इतिहास वो पढ़ नहीं पाता है। तो जब उसका इतिहास में उसकी रुचि भी होती है तो उसके पास कुछ होता नहीं है, ट्रेनिंग नहीं होती है पहले से। तो इस तरह का जो युवा है जिसने इतिहास बिल्कुल नहीं पढ़ा है, उसको ये चीजें बिल्कुल नई लग रही हैं। जो मेरी उम्र के लोग हैं या मुझसे सीनियर लोग हैं, जिन लोगों ने गंभीरता से पढ़ा है, उनके लिए बहुत सारी चीजें इसमें से जानी मानी है, क्योंकि पहले भी चीजें आई हैं, उन लोगों ने पढ़ा है। तो ये एक कारण हो सकता है कि युवा ज्यादा उसको पसंद कर रहे हैं। इसके अलावा मैंने कुछ सोच के नहीं लिखा था। नहीं, बिल्कुल जो सवाल हैं गांधी को लेकर, हमारे जिन्हें पूरी दुनिया महात्मा मान चुकी है, उन्हें लेकर अब सवालों पर सवाल आ रहे हैं। तो सर, आपका क्या मानना है कि इन सवालों का जवाब जो है वो किस तरह से दिया जाना चाहिए, नहीं दिया जाना चाहिए? एक तो ये कि पूरी दुनिया महात्मा मान चुकी है, ये फिर एक क्लीशे है। क्यों महात्मा मानना है? मोहनदास करमचंद गांधी, मिस्टर एम.के. गांधी एडवोकेट को क्यों महात्मा बनाना जरूरी है, और क्यों महात्मा ही हमारे लिए महत्वपूर्ण होगा? मान लीजिए कि गांधी मांस खाते, मान लीजिए गांधी सिगरेट पीते, तो जो वो 98 खंड में उन्होंने लिखा हुआ है वो सब बेकार हो जाता है।
तो मुझे लगता है कि ये महात्मा का क्लीशे से थोड़ा हमको बचना चाहिए। ही वाज मिस्टर, मैंने पूरी किताब में कहीं महात्मा गांधी नहीं लिखा है। मैंने पूरी किताब में जहां कोट किया है तो गांधी जी जरूर लिखा है, वरना मैंने गांधी लिखा है। ही वाज, मतलब वो एक हिस्टोरिकल फिगर है हमारी आजादी की लड़ाई में एक बेहद महत्वपूर्ण किरदार है। और उस किरदार के रूप में उनकी क्या प्रॉब्लम्स रही, उनकी क्या प्रॉब्लम्स नहीं रही, क्या उनका योगदान रहा, ये एनालिसिस करने के लिए हमको पहले ये महात्मा के भाव से निकलना पड़ेगा। हम जो है ना, हम मतलब उपाधियों के देश हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, शेख अब्दुल्ला के लिए तो कितने सारे वहां पे हैं। हम सीधे सीधे मिस्टर एम.के. गांधी, मिस्टर जे.एल. नेहरू और मिस्टर सुभाष चंद्र बोस को क्यों नहीं बात कर सकते हैं किरदार की तरह। और मुझे लगता है कि अब ये बिल्कुल हाई टाइम है जब एनालिसिस की जाए, क्रिटिकल एनालिसिस किया जाए, तो एक किरदार की तरह इनको देखा जाए, किसी अवतार की तरह ना देखा जाए। उसने बहुत नुकसान पहुंचाया, यकीन जानिए आप। जी बिल्कुल। यहाँ पर आपने किताब में जिक्र किया है, नाथूराम गोडसे ने भी कई सारे उन पर सवाल किए थे। दरअसल उनका ये भी आरोप था कि देश को बांटने का काम गांधी ने किया है, हिंदू राष्ट्र उनको चाहिए था। इसके साथ ही बात करें हिंदी की, तो उसको लेकर भी उन्होंने सवाल उठाया था कि हिंदी का भी बड़ा नुकसान जो है वो गांधी ने किया है। इस पर क्या कहेंगे सर आप? शुरुआत में करूंगा विभाजन से, फिर हिंदी पर आऊंगा। विभाजन क्यों होता है? जो लोग स्टैटिस्टिक्स के स्टूडेंट हैं, सांख्यिकी जिन लोगों ने पढ़ा है, वो जानते हैं कि एक तरीका होता है डिड्यूस करते हुए पीछे आने का। तो हम जो सबसे छोटी इकाई समाज की होती है घर, अगर उसको देखें कि घर का विभाजन कब होता है। घर में दो भाई हैं और दो भाइयों के बीच लगातार झगड़ा चल रहा है। मतलब कंडीशन ये है कि सुबह ऑफिस जाने से पहले एक बार लड़ते हैं, शाम को ऑफिस से लौट के लड़ते हैं, पैसे के लिए लड़ते हैं, रुपए के लिए लड़ते हैं, खाने के लिए लड़ते हैं, जमीन के लिए लड़ते हैं, हर चीज के लिए लड़ते हैं। तो वो घर एक कभी रह पाएगा? तो घर की एकता के लिए जरूरी क्या है कि दोनों भाइयों के बीच में जो विवाद हो वो न्यूनतम हो। अब इसको अगर देश पे आप रिड्यूस करेंगे, देश पे अगर आप इसको ले जाएंगे, तो दो सबसे बड़ी कौमें थी, हिंदू और मुस्लिम। हिंदुस्तान के एक रहने के लिए जरूरी था कि जो हिंदू और मुस्लिम कौमें हैं उनके बीच में शांति रहे, भाईचारा रहे, सद्भाव रहे और थोड़ा बहुत कम से कम एक दूसरे के ऊपर भरोसा रहे। तो आजादी के साथ जो हमें विभाजन गिफ्ट में मिला, उस विभाजन के लिए जिम्मेदार वो लोग हैं जिन्होंने इन दोनों कौमों के बीच में लगातार लड़ाई लगाने का काम किया। और उसका नतीजा ये हुआ कि जब कांग्रेस और मुस्लिम लीग की सरकार बनती है तो उस सरकार के अनुभव से सरदार पटेल को कम से कम बिल्कुल समझ में आ जाता है। जब गांधी ने आखिरी बार पटेल से पूछा था कि विभाजन क्यों, तो उन्होंने कहा कि बापू हमारे पास सिर्फ दो राहें हैं, पहली राह विभाजन और दूसरी राह गृह युद्ध। अगर विभाजन नहीं होगा तो गृह युद्ध होगा, और वो कितने बरस चलेगा ये कोई कह नहीं सकता, उसमें क्या जीत और क्या हार होगी कोई कह नहीं सकता। तो जो विभाजन स्वीकार करना पड़ा वो इसलिए क्योंकि वो हिंदू मुस्लिम का तनाव उस स्तर पे पहुंच चुका था कि अब हमारा साथ रहना मुमकिन नहीं था। मैंने डिटेल में बात की है, अलग से कोई बात करना चाहेगा तो भी करूंगा। दूसरा सवाल भाषा का। ये बहुत मजेदार बात है कि नथुराम गोडसे ने कोर्ट में जब गांधी के ऊपर तमाम सारे आरोप लगाए तो एक आरोप ये लगाया कि उन्होंने हिंदी का नुकसान किया। वो हिंदुस्तानी वाला जो पूरा कंसेप्ट था, मैं 2 मिनट उस पर बात करूंगा। ये आरोप उन्होंने अंग्रेजी में लगाया। उनके गुरु जो विनायक दामोदर सावरकर थे, उन्होंने सारी किताबें या तो मराठी में लिखी या इंग्लिश में लिखी। नथुराम गोडसे ने या मराठी में बोला या अंग्रेजी में बोला। अखबार निकाला नथुराम गोडसे ने, पहला अखबार निकाला अग्रणी, वो मराठी में निकाला। जब अग्रणी सरकार ने बंद कर दिया तो दूसरा अखबार निकाला हिंदू राष्ट्र, वो भी मराठी में निकाला। तो हिंदी की चिंता वो व्यक्ति कर रहा था जिसको हिंदी के बारे में कुछ नहीं पता था, जिसको हिंदी ढंग से लिखना भी नहीं आता था, जिसको मराठी आती थी और बाकी उनके गुरु ने अंग्रेजी सिखाई थी। अब गांधी हिंदी किस हिंदी की बात कर रहे थे? गांधी हिंदुस्तानी की बात करते थे। ये हिंदुस्तानी क्या थी? मैं भाषा का विद्वान नहीं हूँ, यहाँ हिंदी के बहुत सारे प्रोफेसर्स और विद्वान होंगे, वो बता सकते हैं आपको। ये हिंदुस्तानी क्या थी? ये हिंदुस्तानी वो जबान है जो जयपुर में, जो लखनऊ में, जो दिल्ली में, जो हैदराबाद में, जो पूरे हिंदुस्तान में बोली जाती है, जिसमें फारसी का लफ्ज ऐसे आता है जैसे चावल दाल खाते समय चटनी चली आती है, जिसमें उर्दू का लफ्ज ऐसे आता है कि आपको पता ही नहीं चलता है कि ये उर्दू का है। आपके बोलने के बाद मैं ज्यादा कहूँ, अचानक आप कहेंगे ज्यादा तो फारसी से आया। ऐसे ही कोई लफ्ज कहूँ जो अरबी से आया है। तो उस समय जो पूरी लड़ाई थी सांप्रदायिक, उसका एक हिस्सा यह हुआ था दुर्भाग्यपूर्ण कि एक तरफ संस्कृत हिंदी की बात चल रही थी जो किसकी जबान थी कोई नहीं जानता, क्योंकि वो हिंदी दुनिया में कहीं बोली नहीं जाती थी, हिंदुस्तान में भी। दूसरी तरफ फारसीदा हिंदी की बात चल रही थी जिसमें ऐसे ऐसे फारसी के लफ्ज भरे जा रहे थे जो आम जनता को समझ में नहीं आते थे। गांधी इसके बीच की राह तलाश रहे थे। गांधी कह रहे थे कि एक ऐसी, जैसे गांधी ने एक एग्जाम्पल दिया, किसी ने कहा कि लेकिन साहित्य और जो विज्ञान होगा उसमें तो संस्कृत में हिंदी का प्रयोग करना पड़ेगा।
तो गांधी ने कहा भाई कुर्सी अगर है हमारे पास तो कुर्सी के लिए कोई घटिया सा संस्कृत का शब्द या फारसी का शब्द आप ढूंढ के क्यों लाएंगे? कुर्सी है हमारे पास और सब जानते हैं कुर्सी का मतलब। तो वो एक ऐसी मिलीजुली भाषा की बात कर रहे थे जिसमें हिंदी, उर्दू, देशज शब्द, अंग्रेजी के शब्द, ये बिना किसी दिक्कत के इनकी आवाजाही हो। और उनका ये मानना था कि जब हिंदी ऐसी भाषा बनेगी तभी अखिल भारतीय भाषा बन पाएगी। अब इसको यहीं रोक देते हैं और एक एग्जांपल देकर मैं बात खत्म करता हूं। पूरे हिंदुस्तान में हिंदी का अगर प्रसार हुआ है तो उसके लिए सबसे अधिक जिम्मेदार कौन है? कवि लेखक गलतफहमी छोड़ दें, वो कतई जिम्मेदार नहीं है। कवियों की कविताएं तो पड़ोसी नहीं पढ़ते हैं, साउथ वाला क्या पढ़ेगा? अब मतलब मैंने भी कुछ कविताएं लिखी इसलिए मैं कह रहा हूं। सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार हुआ है फिल्मों के चलते। और फिल्मों में कौन सी जबान बोली जाती है? वही जिसे गांधी हिंदुस्तानी कहते थे। तो गांधी ने ये सही, इतिहास ने ये सही साबित किया कि गांधी जिस जबान की वकालत कर रहे थे वही जबान हिंदुस्तानी जबान बनी, नंबर 1। दूसरा, जिस संस्कृत निष्ठ हिंदी की बात सारे लोग कर रहे थे, गोडसे और उनके लोग कर रहे थे, वो संस्कृत निष्ठ हिंदी आज 70 सालों के प्रयोग के बाद हमारी सारी कविताएं उसी संस्कृत निष्ठ हिंदी में लिखी गई, हमारे उपन्यास लिखे गए, हमारी कोर्स की किताबें लिखी गई, हमारे इतिहास की किताबें लिखी गई। इन सब के बावजूद यहां बैठे लोगों में जो साहित्यिक संस्कार वाले और विद्वान लोग हैं जो यहां बैठे हैं, आम आदमी तो मतलब नहीं आके यहां बैठता है हम लोग को सुनने के लिए, उनके घरों में भी क्या वो हिंदी बोली जाती है? तो गांधी कहां गलत थे? बिल्कुल, भाषा को लेकर ये आरोप जो है यहाँ किताब में आपने बहुत अच्छे से डिफाइन किया है इसको लेकर। वहीं हम सावरकर की जैसे अभी बात चली, तो अब एक बड़ी संख्या में लोगों की ऐसी जमात हो गई है जो कहते हैं कि सावरकर इस हत्या से बरी कर दिए जाए, इतिहास में भी जो कुछ भी है उससे बरी कर दिए जाएं। आपने इस किताब में बहुत अच्छे से उन हत्यारों के साथ जो फोटो है वो भी आप लेके आए यहाँ पे। अग्रणी समाचार पत्रिका का जो आपने महाराष्ट्र में जो शुरू की गई थी उसमें भी जिक्र किया। तो आप आज के परिप्रेक्ष्य में क्या देखते हैं कि किस तरह से, क्यों? देखिए, सावरकर का मामला आरोप लगाने या आरोप न लगाने का नहीं है, टेक्निकल मामला है, लॉ का मामला है। मैं समझा देता हूँ, समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो मत मानिएगा। सावरकर को जो रिहा किया गया, लाल किला जो केस था, रेड फोर्ट जो केस था, उसमें जज आत्माचरण ने जो वो दिया, अपना फैसला दिया, उस फैसले में कहा कि सावरकर के खिलाफ सिर्फ और सिर्फ जो सरकारी गवाह है, अप्रूवर है उसका, और एक अभिनेत्री बिंबा का बयान है। क्या है वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन इसके कार्बोरेटिव गवाह नहीं है। जो लॉ की भाषा जानते हैं वो जानते हैं कि एक ने गवाही दी, अब उसको कार्बोरेट करने के लिए, उसको सही साबित करने के लिए एक और गवाही चाहिए। तो उन्होंने कहा चूंकि कार्बोरेटिव गवाही नहीं है तो बिना कार्बोरेटिव गवाही के इनको गिरफ्तार करना या इनको सजा देना अनसेफ होगा। पूरे अपने फैसले में उन्होंने कहीं ये नहीं कहा कि वो निर्दोष है। ये नंबर 1। जब गोडसे का छोटा भाई रिहा हुआ, गोपाल गोडसे जब रिहा हुआ, तो गोपाल गोडसे के स्वागत में पुणे में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ। उसमें जीवी केतकर साहब अध्यक्षता कर रहे थे उस कार्यक्रम की। और जीवी केतकर साहब के बारे में बता दो कि बाल गंगाधर तिलक की बेटी के बेटे थे। बाल गंगाधर तिलक के जो बेटे थे वो तो बेहद क्रांतिकारी लोग थे। उनके एक बेटे ने जिसने आत्महत्या की, उनके बारे में हम जानते हैं, वो अंबेडकर के बहुत करीब थे। दूसरे बेटे फिर कांग्रेस में आए, बाद में कांग्रेस के मिनिस्टर वगैरह भी रहे। लेकिन जो उनकी बेटी का खानदान था वो वहीं पे हिंदू महासभा के साथ जुड़ा हुआ था। जीवी केतकर साहब वहीं से थे, हिंदू महासभा के। और उन्होंने उस कार्यक्रम में कहा गोपाल गोडसे के स्वागत में कि मुझे तो पहले से पता था, गोडसे ने मुझे पहले से बताया था कि गांधी की हत्या होने वाली है, वगैरह वगैरह। तो फिर इसकी जांच के लिए जब बवाल मचा, कपूर कमीशन बनाया गया। कपूर कमीशन ने जब अपनी जांच करनी शुरू की तो मालूम ये चला 30 जनवरी को गांधी की हत्या हुई थी। मार्च 1948 में बंबई पुलिस ने सावरकर के सेक्रेटरी और सावरकर के अंगरक्षक दोनों का बयान लिया था और दोनों ने एग्जैक्टली वही बयान दिया था जो सरकारी गवाह दिगंबर बड़गे ने दिया था। यानी मैं नहीं जानता हूं, उस पर लंबी बात हो सकती है, मैंने किताब में तो की ही है। यानी कार्बोरेटिव गवाहियां पहले से मौजूद थी और उन्हीं के आधार पर जस्टिस कपूर ने अपने कमीशन की रिपोर्ट में कहा कि गांधी की हत्या के लिए सावरकर और उनके गिरोह के षड्यंत्र के अलावा कोई और कारण हो ही नहीं सकता। मैं नहीं कह रहा, कपूर कमीशन कह रहा है। किस पेज पे कह रहा है ये मैंने अपनी किताब में बताया है। और कपूर कमीशन की रिपोर्ट आराम से इंटरनेट पर उपलब्ध है, कोई भी जांच कर सकता है।
तो जब ये रिपोर्ट आई उसके 2 साल पहले सावरकर मर चुके थे, इसलिए कोई केस हो नहीं सकता था। अब ये आप पर है, आप उसको सही मानिए ना मानिए। जी, आपने इस किताब में एक लाइन ये भी ली है कि बंदूक की जो नली है, उन हत्यारों की जो बंदूक की नली थी वो अंग्रेजों की ओर नहीं गांधी की ओर थी। तो यहाँ इसको मैं विस्तृत तौर पर देखती हूँ, तो वही विस्तार जानना चाहती हूँ कि अंग्रेजों की ओर नहीं थी। सावरकर अपने पहले दौर में 1910 के पहले सावरकर एक बहुत शानदार क्रांतिकारी थे। हालांकि उसमें भी अलग दिक्कतें थी, लेकिन 1910 के पहले सावरकर बेहद शानदार क्रांतिकारी आप इस रूप में कह सकते हैं कि मजबूत आदमी थे, हत्याएं हुई थी, अंग्रेजों के खिलाफ थे, और कम से कम इतना तो बिल्कुल कहा जा सकता है कि ब्रिटिश शासन के बिल्कुल खिलाफ थे। 1857 का स्वातंत्र समर जो उन्होंने लिखा है, अगर आप उसको पढ़ेंगे तो एक तरफ वो बहादुर शाह जफर की तारीफ करते हैं कि वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ता है, और दूसरी तरफ भोसले परिवार जो था, शिवाजी का जो वंशज परिवार था, उसने चूंकि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ी थी, तो उनके बारे में लिखते हैं कि इन्होंने शिवाजी की प्रतिष्ठा को धूल में मिला दिया उनके खानदान ने। तो वो इस तरह के आदमी थे। फिर वो गिरफ्तार हुए, और गिरफ्तार होने के बाद जब वो 5 या 6 बार जो उन्होंने माफिया मांगी, और माफिया मांग के जब वो रिहा होते हैं, उसके बाद दूसरे सावरकर पैदा होते हैं। वो ऐसे सावरकर पैदा होते हैं जिन्होंने माफिया मांगते समय जो कुछ लिखा था, जिस तरह से खुद को ओबीडियंट सर्वेंट बताया था, उस ओबीडियंट सर्वेंट की वो पूरी भूमिका निभाते हैं। और बाकायदा एक जगह कहते हैं, मालगांवकर साहब जो उनके बड़े प्रशंसक हैं, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि सावरकर साहब कहते हैं एक जगह कि अब अंग्रेज दुश्मन नहीं है, अब मुसलमान दुश्मन है। तो 1942 में जब पूरे देश में भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, तो सिर्फ 2 लोग थे जो अंग्रेजी शासन का हिस्सा बने थे और जो अंग्रेजी शासन को सपोर्ट कर रहे थे। मुस्लिम लीग के कायदे आजम जिन्ना साहब और हिंदू महासभा के वीर सावरकर। इन वीर और कायदे आजम के अलावा पूरा हिंदुस्तान जो है वो अंग्रेजों से लड़ रहा था, लेकिन हमारा वीर और हमारे कायदे आजम जो हैं वो अंग्रेजों के बाएं दाएं थे। और क्यों थे ये समझ लीजिए। इसलिए थे, दोनों ने शर्त रखी थी कि उनको ये तो मालूम था कि अंग्रेजों को जाना है। दोनों ने शर्त रखी थी कि 1942 के जब ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाता है, उसके बाद हिंदुस्तान को डोमिनियन स्टेटस दीजिए, 2 हिस्से में बांटिए। जो इस्लामी हिंदुस्तान है वो कायदे आजम का होगा, और जो हिंदू हिंदुस्तान है वो हमारे सावरकर साहब का होगा। तो फिर अंग्रेजों के ऊपर गोली कैसे चलाते? मालिक के ऊपर गोली कौन चलाता है? कैसी बातें कर रही हैं? यहाँ आपने किताब में ये भी मेंशन किया है, जैसे आज के जो दुर्घटनाएं हम कहें, हाँ बिल्कुल, अभी पिछले सालों की कुछ दुर्घटनाएं यहाँ पर आपने मेंशन की, कलबुर्गी, गौरी लंकेश, नरेंद्र दाभोलकर की हत्या का जिक्र किया, और ये जिक्र करते हुए आपने लिखा है कि कट्टरपंथ धर्म खतरे में है, इसके नारे के साथ में आता है। तो आज के परिप्रेक्ष्य में किस तरह से देखते हैं आप, क्या आज स्थिति है इसे लेकर कि मेरे पापा के एक दोस्त है खान साहब, वो इसको बचपन में हमें समझाते थे, बहुत प्यारे इंसान थे बेचारे। वो समझाते थे कि देखो, अगर होली का रंग मेरे ऊपर पड़ गया तो मेरा धर्म खतरे में नहीं आता है, लेकिन अगर किसी कट्टर मुसलमान ने देख लिया कि मेरे ऊपर रंग पड़ा है, तब वो खतरे पे आ जाएगा। तो ये जो समस्या है कि ये धर्म खतरे में आने का जो पूरा नारा, क्या धर्म खतरे में आता है? बताइए, क्या धर्म खतरे में आता है? जो कुछ कहा जाता है धर्म के खतरे में आने को लेकर, आप अगर सोच के देखिए कि आपके निजी जीवन पर उसका क्या असर पड़ता है। कोई असर नहीं पड़ता है। जैसे मैं एक बहुत मोटी बात कर लूं, अयोध्या में मंदिर रहे या मस्जिद रहे, अब तो खैर फैसला हो चुका है, मंदिर बन रहा है और खूबसूरत सा मंदिर बन रहा है, जरूर जाया जाएगा देखने के लिए। लेकिन मंदिर रहे या मस्जिद रहे, इससे हिंदुस्तान के एक आम हिंदू, और मैं ये भी जोड़ रहा हूं एक आम मुसलमान को फर्क क्या पड़ता है? जयपुर का मुसलमान अपने बगल की पड़ोस में नमाज पढ़ने जाएगा, जयपुर का हिंदू जो है वो यहाँ के मंदिर में जाएगा। और इससे भी ज्यादा मैं कह दे रहा हूं कि अयोध्या जो है, हम जाएं, कोई हिंदू जाए तो उसको राम जन्मभूमि मान ले, कोई मुसलमान जाए तो उसको बाबरी मस्जिद मान ले। इसमें फर्क क्या है? कोई इस कार्यक्रम को तस्लीम का कार्यक्रम कह ले, कोई कह ले अशोक पांडे का कार्यक्रम है, कार्यक्रम तो दोनों का ही है। तो यह खतरे में पड़ने वाला मामला तभी उठाया जाता है। देखिए, धर्म के दो धर्म के रास्ते होते हैं। एक रास्ता होता है जिसमें कहा जाता है परोपकार करो, सभी धर्मों में है, परोपकार करो, अच्छे काम करो, अच्छे काम का अच्छा नतीजा होगा, घर में पूजा पाठ करो, नमाज करो, वगैरह वगैरह। ये जो होता है ना, ये इंक्लूसिव होता है, ये सबको साथ लेके चलता है। जैसे मेरे पापा कहा करते थे कि तुम लोग जो है हिंदू मुसलमान, तुम लोगों की पीढ़ी में साथ में एक थाली में खाना खाते हो लेकिन चक्कू चलाते हो। हमारी पीढ़ी में थाली अलग थी लेकिन हम चक्कू नहीं चलाते थे, हम साथ रहना जानते थे। तो ये जो मैं क्या कह रहा था, हाँ, जो इस तरह का धर्म होता है वो इंक्लूसिव होता है, वो अपनी अपनी मान्यताओं को मानता है लेकिन सबको सम्मान देता है।
दूसरा तरीका वो होता है जिसमें धर्म का इस्तेमाल किया जाता है लोगों को झंडे के नीचे लाने के लिए। धर्म खतरे में है तो धर्म से कौन बचा सकता है? कायदे आजम बचा सकते हैं या वीर सावरकर बचा सकते हैं। तो मुसलमान भाई लोग कायदे आजम के पीछे चलो, मुजाहिर बन के पाकिस्तान में जाओ। आज तक कराची वालों को मुजाहिर समझा जाता है। हिंदुस्तान से आप जाएंगे तो आपको इज्जत मिलेगा, लेकिन अगर आप ये नहीं बताएंगे कि आप हिंदुस्तान से आएंगी तो आई हुई हैं, तो समझा जाएगा कराची से आई हुई मुजाहिर है, तो कोई इज्जत नहीं मिलेगी। तो उस इज्जत के लिए कायदे आजम साहब वहां ले गए और सावरकर साहब ने जो किया वो तो किया ही फिर। बिल्कुल, यहाँ पर समय की कमी है, वरना सवाल बहुत हैं इस किताब को लेकर। आप लोग जो सवाल करना चाहें तो उसके लिए मंच खुला है। जी, ऊंची आवाज में पूछ लो, थोड़ा सा तो ऐसा समय होगा। सर, मैंने आपकी किताब पढ़ी, उसने गांधी को क्यों मारा। शुक्रिया। और सर बेहद ही दिलचस्प किताब है, तो मतलब एक बार पढ़ना शुरू करते तारीफ तो नहीं आप- सवाल, तारीफ हाँ, नहीं सर, सवाल। सर रुक नहीं सकते हैं, लेकिन सर एक जगह में रुक गया जी। और वो पन्ना था जिसपे अंबेडकर जी ने अपनी पत्नी को एक चीज़ लिखी गांधी की हत्या के बारे में और उसको एक मुक्ति का क्षण बताया। तो सर आज के समय में जो फांसीवादी लोग सत्ता पे काबिज हैं, जिनके हाथ गांधी की हत्या के खून से रंगे हुए हैं, और अंबेडकर के विचार में गांधी को लेकर में क्या फर्क है? जो एक गांधी की हत्या जमीन आसमान का फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। उस खत को पढ़ते हुए मैं भी रुका था। जी सर। जब लेटर्स ऑफ अंबेडकर में पढ़ रहा था काफी पहले और वो खत मेरे सामने आया तो मेरी आंखें भर गई थी। लेकिन देखिए, अभी आप लोग अस्मिता विमर्श के बारे में सुन रहे थे। अस्मिताओं को समझना इतना आसान नहीं होता है। अस्मिताओं ने जो पीड़ाएं झेली है ना, उनको समझना इतना आसान काम नहीं होता है। जो गांधी के दुश्मन हैं, जिन्होंने गांधी की हत्या की, जिनके हाथ गांधी के खून से रंगे हुए हैं, वो उनकी गांधी से जो दिक्कतें थी वो अलग थी। वो जो दिक्कतें थी वो ये थी कि वो इस देश पर शासन करना चाहते थे। वो एक सेकुलर हिंदुस्तान की जगह अपनी हिंदुत्व की आइडियोलॉजी लादना चाहते थे। अंबेडकर की दिक्कत जो थी, उस दो तरह की दिक्कत थी। एक तो अंबेडकर को हमेशा ये लगता था कि गांधी ने दलितों को बहका लिया। आप अगर देखेंगे तो पूरे तो अंबेडकर आज बहुत बड़े नेता हैं। आज अंबेडकर के नाम पे मतलब कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो अंबेडकर के बारे में कुछ कह सकती है, सबको फोटो लगानी है। लेकिन अगर आप उस दौर को देखेंगे तो अंबेडकर अपने दम पे चुनाव नहीं जीत पाते थे। दलित इलाकों से भी जो है कांग्रेस जीतती थी। और बीइंग मतलब एक बेहद शानदार इंटेलेक्चुअल होने के नाते उनको ये समझ में आता था कि कांग्रेस की जो नीतियां हैं शायद दलितों के लिए उतनी बेहतर नहीं है जो वो मानते थे। ये सब कहने के बावजूद कहूंगा कि अगर उन्होंने वो खत ना लिखा होता तो उनकी मैं और ज्यादा इज्जत करता। जी, कोई सवाल? इसी में आगे लिखी गई है ये आपने गांधी कई सारे संदर्भ हैं, कई 150 से ज्यादा तो किताबें इसके लिए पढ़ी गई हैं और सर। आपने हमारा खर्चा करवा दिया, उसकी 3 लाख रुपया भेज तो इस सेशन देखिए, आदमी को नौकरी करनी होती है मजबूरी में, परिवार के अंदर तमाम सारे फ्रॉड करने होते हैं मजबूरी में। लिखने के लिए तो किसी ने हमसे कहा नहीं है। आमतौर पर यही कहा जाता है क्यों लिखते हो। तो ये काम जब हमने खुद चुना है तो जितनी ईमानदारी से कर सकेंगे उतना अच्छा होगा। अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया जी। सर मेरा आपसे एक सवाल था गांधी जी को लेके। आज के हम जितने भी यूथ देखें वो गांधी जी को भूलते जा रहे हैं, और देखें तो एक अपने भगत सिंह जी, राजगुरु सुखदेव, इन लोगों को भी याद नहीं करते हैं बाबू। अगर भगत सिंह को याद करते तो उनका लिखा पढ़ते और कम्युनल नहीं होते। अगर भगत सिंह किसी चीज के सबसे ज्यादा खिलाफ थे तो सांप्रदायिकता के थे। देखो क्या होता है ना, एक उम्र होती है जिसमें हीरोइज्म बहुत आपको आकर्षित करता है ना। 6 पैक्स, गोली मार देना, ये सब चीजें बहुत आकर्षित करती हैं। तो भगत सिंह एक यूथ आइकन हमारे टाइम में भी थे, हमारे बाप के टाइम में भी थे, दादाजी हमारे कहते थे कि उनके टाइम में भी थे, और मैं चाहूंगा कि हमारी 1000 पीढ़ियों तक वो यूथ आइकन रहे, क्योंकि वो एक शानदार यूथ आइकन है। लेकिन गांधी को समझने के लिए ना थोड़ी तो उम्र चाहिए, थोड़ा तो आपको इतिहास की समझ, थोड़ा धीरज चाहिए। अगर भगत सिंह के बारे में मैं एक बात कहूं कि भगत सिंह को किसने मरवाया, तो भगत सिंह को उनके साथियों की गद्दारी ने मरवाया। कि आप अगर जब पढ़ेंगे सिंहावलोकन का भी पढ़िए, यशपाल का, या और जो क्रांतिकारी आंदोलन का इतिहास है, तो आप देखेंगे कितने लोगों ने गद्दारी की। और इससे जुड़ी हुई बात मैं आगे कर दूं कि भगत सिंह का आंदोलन कहां पहुंचा। उनकी तमाम वीरताओं के बावजूद उनके मरने के साल भर के अंदर उनका संगठन बिखर गया। तो जब आप देखेंगे तो उस हीरोइज्म की सीमाएं भी हैं। इसलिए भगत सिंह से सीखना है तो गोली चलाना बाद में सीखिए, उसके लिए तो बड़ी हिम्मत चाहिए। जो वो दलितों के बारे में कहते हैं,
जो वो सांप्रदायिकता के बारे में कहते हैं, जिस तरह का बराबरी का स्वप्न देखने का समाज कहते हैं, अगर वो सब लोग फॉलो करें, अगर भगत सिंह को आइकन मानते हुए उसको माने। इसलिए इस किताब में मैंने जब भगत सिंह वाला चैप्टर मेरा आया है तो भगत सिंह की विचारधारा पर भी बहुत डिटेल में दिया है, क्योंकि भगत सिंह और गोडसे में क्या फर्क था इसको समझना बहुत जरूरी है। हर गोली चलाने वाला क्रांतिकारी नहीं होता, अमूमन तो अपराधी होता है। मेरा एक क्वेश्चन है, एग्जैक्टली तो याद नहीं है क्योंकि टाइम हो गया किताब को पढ़े हुए। मोरारजी देसाई की भूमिका में जानना चाहूँगी, लंबा क्वेश्चन है। पॉलिटिकल पार्टीज भी सिर्फ गांधी को हम एक टूल की तरह यूज कर रहे हैं। सर ये तो पॉलिटिकल पार्टी से पूछना चाहिए, मैं क्या बताऊं। नहीं सर, इंटरप्रिटेशन तो आप ही दे सकते हैं ना उसका, और हम कहीं ना कहीं उनको रोज मार रहे हैं। JLLP सर्च करो। आखिरी पूछ लीजिए। ठीक है देना, माइक पहुंच गए। सर मेरा एक सवाल है, बहुत सीधा सा सिंपल सा सवाल है, ना गांधी की आइडियोलॉजी से है ना जिन्ना की आइडियोलॉजी से। जो गांधी वाली सीट से जीते चाहे कहीं से भी जीते हो, हिंदुस्तान जब बटा था तो आपने शुरुआत में एक चीज़ गई थी कि एनालिटिकल डेटा लेकर कुछ लोग बैठे होंगे। तो हम जैसे लोग हैं जो कहीं से सुन लेते हैं, कहीं पढ़ लेते हैं, और कुछ हमारे पास रिकॉर्ड्स भी होता है। एक रिकॉर्ड ये बोलता है कि जब मुस्लिम लीग कानून के लिए लड़ रही थी, एक अलग देश के लिए लड़ रही थी, एक ही नारा था, उनको मुसलमान देश चाहिए था। जिन्ना को, सावरकर को छोड़ देते हैं अभी के एक टाइम के लिए, तो 30% से ज़्यादा सीटें मुस्लिम लीग को दी गई थी जहाँ से चुनाव भी हुए। और 98% मुसलमानों ने मुस्लिम लीग के अलग मुसलमान देश के लिए वोटिंग भी की। जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान अलग हुआ तो सिर्फ 2% लोग ट्रेवल करके पाकिस्तान गए, तो 96% जो लोग रह गए। सर जिंदगी भर आंकड़ों में काम किया है, नौकरी ही आंकड़ों की करता हूं, इतने गलत आंकड़े देंगे तो कैसा चलेगा। सुनिए आप सुनिए सवाल पूरा नहीं हुआ सर। आंकड़े ही गलत है तो इसमें सवाल गलत होगा ना तो सर। सवाल पूरा आने दीजिए ना सर। अब जब इस तरीके के आंकड़े लेकर कोई लोग, मैं वही बात कर रहा हूँ कि इस तरीके के आंकड़े लेकर जब देश के अंदर चीजें आ रही है, तो एक समय पे कभी ऐसा भी हुआ होगी कि दूसरे लोगों के लिए, सावरकर के लिए भी गलत आंकड़े आए होंगे। तो इन चीजों को कौन सही है कौन गलत है, एक आदमी जस्टिफाई करने के लिए किताब लिखता है, तो बाकी लोग क्या करें। ठीक है, हो गया सवाल? बिल्कुल। यहाँ से शुरू कर दूं, मुराजी लेके जो मजेदार किस्सा है तो वहाँ पे खत्म कर दूंगा। पहली बात तो ये कि आपने जो आंकड़े दिए, इतिहास का कोई भी विद्यार्थी जानता है कि वो पूरी तरह से गलत आंकड़े हैं। जैसे छोटी छोटी बातें बता दूं, सिर्फ 2% मुसलमान पाकिस्तान नहीं गए थे, या उससे भी ज्यादा जो आंकड़ा एकदम पक्का है, जो आपको कहीं भी मिल जाएगा, किसी भी किताब में, किसी भी रिकॉर्ड में मिल जाएगा, 98% मुस्लिम लीग मुसलमानों ने मुस्लिम लीग के लिए कभी वोट नहीं दिया। आखिरी जो वोट हुआ था 1946 का, वो भी आप देखेंगे तो कई मुस्लिम बहुल जगहों पे कांग्रेस जीती थी। 98% का तो कोई मामला ही कभी नहीं बना था। दूसरी बात ये कि भाई आप पाठक हैं, आप सचेतन व्यक्ति हैं, आप हिंदुस्तान के उन कुछ प्रतिशत पढ़े लोगों में से हैं जिनको हाई स्कूल, इंटर, बीए, एमए करने का मौका मिला, तो सच को तलाशिए। आप अशोक कुमार पांडे की किताब और कुमार अशोक पांडे की किताब अगर आमने सामने है तो अपने अंदर ये विकसित कीजिए कि जान पाइए किसमें फ्रॉड है और किसमें सही आंकड़े हैं। अगर अशोक कुमार पांडे ने कोई एक आंकड़ा दिया हुआ है, उसका सोर्स नहीं दिया हुआ है, तो उसको सही मत मानिए। अगर सोर्स दिया हुआ है तो सोर्स को जाके जांचिए। हम भी जब किताबें पढ़ते हैं तो जो सोर्स दिए होते हैं, एक किताब लेते हैं, उसके सोर्स से 25 किताबें मिलती हैं, मिलाते हैं, जांचते हैं कि जहां से सोर्स दिया है कि नहीं। अगर रिकॉर्ड्स मिला है तो हम जाके रिकॉर्ड्स बैठ के देखते हैं, निकालते हैं, जाके अभिलेखागार में कागज निकालते हैं, मिलाते हैं कि रिकॉर्ड सही है कि नहीं है। नहीं, प्रॉब्लम मेंटेलिटी की है। प्रॉब्लम ये है कि आप किसको सच मानना चाहते हैं। दरअसल क्या होता है, हमारी जैसी मेंटेलिटी होती है। अगर हम इस ट्रेनिंग के हैं कि नहीं यार सावरकर तो सही थे, तो हम सिर्फ उसको ही सही मानते हैं जो सावरकर के पक्ष में लिखा गया था। अगर हम इस मेंटेलिटी के हैं, जैसे जिन्ना को ले लीजिए, जिन्ना को लेके लोगों ने साबित कर दिया कि जिन्ना बहुत बड़े जो हैं वो आजादी मिलने के बाद पाकिस्तान के जिन्ना जो है वो सेकुलर हो गए थे। किस बात पे साबित कर दिया? एक भाषण दिया था उन्होंने जिसमें इस तरह पूरी दुनिया के प्रतिनिधि बैठे हुए थे। पूरी दुनिया के प्रतिनिधियों के सामने वो कहते कि नहीं, हिंदुओं को बाहर भगा दो। उनका जो 20 साल का किया कराया था 1944 के बाद का, वो सब आप भूल गए और एक भाषण से उनको सेकुलर बना दिया। अभी आप देखिए इम्तियाज साहब की जो किताब आई है गांधी पर, लगभग 1500 पेज की, धज्जियां उड़ा के रख दी उन्होंने इस तरह के तर्कों की। तो यह आपको देखना पड़ेगा कि आप जब पढ़ रहे हैं तो आप खुद कितने निष्पक्ष हैं। लेखक का तो पक्ष होता ही है, माफ कीजिए पाठक का कई बार उससे ज्यादा पूर्वाग्रह होता है।
पाठक उसी को पढ़ना चाहता है जो मानता है। मुरारजी वाला सुना के मैं खत्म करूं वरना लंबा खींचेगा। मुरारजी ने अपनी जीवनी में एक किस्सा लिखा है और किस्से में वो लिखते हैं कि कोर्ट में केस चल रहा था। वकील ने मुझसे पूछा कि आखिर सावरकर के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करने के लिए आपके पास क्या आधार था। मुरारजी भाई ने सावरकर की तरफ देखा और कहा कि कहें तो बता दूं। सावरकर ने इशारा कुछ किया अपने वकील को, उसके बाद वकील ने सवाल वापस ले लिया और वो कोर्ट की कार्रवाई में नहीं दर्ज हुआ। टाइम्स ऑफ इंडिया का पत्रकार था, अगले दिन छपा वहां पे। जब मैं रिसर्च कर रहा था तो मुझे ये मिला, जो मैंने पहले शेयर किया आपसे, कि कार्बोरेटिव गवाहियां पहले से थी। यानी कि पहले से गांधी हत्या के चौथे दिन उनके पास एक ऐसी गवाही थी जिसमें सावरकर का नाम आ चुका था, जिसकी वजह से सावरकर पे कार्रवाई हुई। मोरारजी देसाई बॉम्बे स्टेट के गृह मंत्री थे, तो गृह मंत्री के पास तो ये सारी जानकारियां होंगी ही। तो ये मेरा सवाल है कि क्या यही वो बात थी जो कोर्ट में वो छुपा रहे थे? और अपनी जीवनी में उन्होंने लिखा है कि मैं वो सवाल भूल गया। आप जानते हैं भूलना चयनित भी होता है और स्वाभाविक भी होता है। अब क्या है, ना मुरारजी भाई रहे ना सावरकर रहे, तो कौन जाने। ये देश का जो आइडिया ऑफ इंडिया था वो सेकुलर डेमोक्रेटिक कंट्री का था और पार्टीशन हुआ। मुस्लिम लीग ने एक इस्लामिक स्टेट की डिमांड करी, भारत ने धर्मनिरपेक्ष राज्य होना चुना। अब उस सिनेरियो में अगर आप जाके देखोगे तो कुछ प्रतिशत हिंदू पाकिस्तान में रह गए, बट वो इस्लामिक स्टेट है। भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य हुआ। कांग्रेस ने क्या वास्तव में सेक्युलर डेमोक्रेटिक एक जो पार्टी होने की रीति नीति को निभाया है क्या? अब जब सीए एनआरसी का एक मुद्दा आया जिसके लिए बहुत फांसीवादी सरकार और जैसे जुमले खूब उछले, और उसमें सिर्फ एक मुद्दा था कि जो 3 इस्लामिक स्टेट हैं, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, वहां के ऐसे प्रताड़ित हिंदू, क्योंकि इस्लामिक राज्य में वो हिंदू हैं तो ऑब्वियसली थोड़े बहुत प्रताड़ित हो रहे होंगे, उनको अगर हिंदुस्तान में बसाने की बात हुई तो उसमें गलत कहां हुआ? मैं एक जानना चाह रहा हूं, क्योंकि हिंदुस्तान के मुस्लिम को तो उससे कोई तकलीफ है नहीं। अगर एक इस्लामिक राज्य और आप कहें कि मुस्लिमों को भी इसमें जोड़ना चाहिए, तो ऑलरेडी जो इस्लामिक स्टेट है वहां के तमाम मुस्लिमों को लाके यहाँ बसाया नहीं जाते। वो सवाल हो गया, आपको भाषण की तरफ जा रहा है वो। पहली बात तो ये कि आपको सीएए कानूनों को पढ़ने की जरूरत है। आपने से परिचित नहीं है कि अभी भी जब सीएए लागू नहीं हुआ है तो भी पाकिस्तान, बांग्लादेश छोड़िए, किसी भी दूसरे देश के नागरिक के न्यूट्रलाइजेशन का, उसको हिंदुस्तान की नागरिकता देने का अधिकार सरकार के पास है। रिकॉर्ड जाके देखिए, बहुत सारे लोगों को यह अधिकार दिया जा चुका है। तीसरी बात, जब आप कहते हैं ऑब्वियसली मुस्लिम देश है तो हिंदू पीड़ित होते होंगे, तो ऑब्वियसली इस धर्मनिरपेक्ष देश में लिंचिंग हुई मुसलमानों की। ये ऑब्वियस कैसे आपने मान लिया? एक सेकंड वेट, मैं आपका पूरा सवाल सुन चुका हूं, वेट, मेरी बात सुनिए। ये ऑब्वियसली आपने किससे मान लिया? बांग्लादेश के हिंदुओं ने आपसे आकर कहा कि हम पीड़ित हो रहे हैं? पाकिस्तान के हिंदुओं ने आपसे आके कहा कि हम पीड़ित हो रहे हैं? ये ऑब्वियसली आपने कैसे मान लिया? पूरी बात सुन लीजिए, मैं आधा 1 मिनट और लूंगा। तीसरी बात ये कि आसाम में जो कैंप बने, उन कैंप में कौन से लोग गए? हिंदुस्तानी मुसलमान गए या वहां से लाके अपने मुसलमानों को डाला हुआ था? चौथी बात ये और आखिरी बात ये कि जब पहले से वहां के पीड़ित या कहीं के भी पीड़ित या गैर पीड़ित भी, आप नौकरी करने के लिए भी यहां हैं तो भी न्यूट्रलाइज हो सकते हैं, पीड़ा कोई शर्त नहीं है। जब यहां पर आके यहां के नागरिक बन सकते हैं तो इस नए कानून की जरूरत क्या थी?